आप सभी अधिकारियों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इस वीडियो को खोला है, मतलब कि आप यूपीएससी और अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी की तैयारी में आज हम एक बहुत ही शानदार केस स्टडी समझने वाले हैं। और ये जो केस स्टडी है, ये 2025 का जो पेपर था, आप देख सकते हो 2025 का जो यूपीएससी का पेपर था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2025, ठीक है ना, उसका सामान्य अध्ययन 4 का पेपर, नीति शास्त्र का पेपर की एक केस स्टडी है। और इस केस स्टडी में आपको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत शानदार यहाँ पर एक केस स्टडी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पर केस स्टडी आपको यहाँ पर ये दी गई है। इस केस स्टडी को पहले हम समझेंगे और फिर इसके क्या सही सटीक उत्तर है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पिछले प्रश्न पत्रों के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में आ चुके हैं। देखो यहाँ पर केस स्टडी क्या बोल रही है। राजेश अपनी 9 साल की सेवा के साथ ग्रुप ए का अधिकारी है। एक राजेश नाम का व्यक्ति है, वो 9 साल उसकी जॉब की हो चुकी है और वो सेवा के साथ ग्रुप ए लेवल का अधिकारी है। वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जो सोसाइटी वगैरह होती है उसके तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात है ना। वो तेल वाली जो फैक्ट्री वगैरह है उसका वो मालिक है एक प्रकार से ना। देखो, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्यालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु जिम्मेदार है। उसके पास कौन कौन सी जिम्मेदारी है कि भाई अधिकारी है वो, और कार्यालय सही तरीके से संचालित होना चाहिए, और जितने भी प्रकार के जो प्रबंधन वाले काम होंगे, मैनेजमेंट वाले काम, कहाँ से पैसा लाना है, सामान कहाँ से खरीदना है, इन सब का उत्तरदायित्व उसके ऊपर डिपेंड करता है। कार्यालय की आपूर्ति, ठीक है ना, इसी के साथ साथ उपकरण आदि का प्रबंधन भी वही करता है कि भाई क्या लगना है सिस्टम कार्यालय में, क्या नहीं लगना है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अब देखो राजेश जो है, राजेश अब काफ़ी वरिष्ठ हो गया है भाई। अगले 1 या 2 वर्षों में अब वो मतलब कि वो उनने 9-10 साल की सेवा उनने पूरी कर ली है। अब अगले 1 या फिर 2 साल में क्या होगा कि वो JAG मतलब कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है कि भाई उनका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है ना। वह जानते हैं कि पदोन्नति मतलब प्रमोशन DPC द्वारा अधिकारी की कुछ वर्ष, पिछले 5 वर्ष की ACR मूल्यांकन की जांच के आधार पर होता है। मतलब कि उनको चाहिए प्रमोशन, तो प्रमोशन के लिए क्या होगा कि उनके जो बड़े अधिकारी है, उनके बड़े अधिकारी उनकी ACR बनाते हैं कि भाई पिछले 5 साल में इनने काम कैसे करे, कैसे नहीं करे, ईमानदार है नहीं है, तो उनकी जो ACR है वो उनके बड़े अधिकारी बनाते हैं, है ना। और पदोन्नति है ना, देखो, तथा ACR में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता। इसी के साथ साथ जिसको ACR में अच्छे ग्रेड नहीं मिलते उनका प्रमोशन नहीं होता है ना। उनका प्रमोशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अब पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन खोने के परिणाम स्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है। अगर उनका प्रमोशन नहीं होगा तो भाई उनकी पेमेंट नहीं बढ़ पाएगी और उनकी पेमेंट उतनी की उतनी रहेगी और उनको पैसों से नुकसान हो जाएगा, तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है। यद्यपि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, वो अपना मतलब कि 100% प्रयास करके अपना 100% दे करके वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। फिर भी वे अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के विषय में अनिश्चित है। मूल्यांकन जो है भाई उनके बड़े अधिकारी करेंगे कि इनकी CR कैसी बनाना है, कैसी नहीं बनाना है, ये सब कुछ उनके बड़े अधिकारी पर डिपेंड होता है। अब वे अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उनको शानदार रिपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अधिकारी की कहानी है। अब देखो, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, ठीक है ना। उनके जो बॉस है उनके साथ बातचीत करते रहते हैं, और उनकी ACR लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी है, और उनकी ACR भी कौन लिखेंगे, उनके भाई बॉस लिखेंगे। अब एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया, उनके बॉस ने राजेश को बुलाया और राजेश से कहा कि एक विशेष विक्रेता मतलब कि एक फिक्स दुकानदार है, उन्हें नाम लेके बोले कि वो फलाने गुप्ता जी की दुकान है, उनके पास से तुमको सामान खरीदना है।
विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदे। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर वाला जितना भी तुमको सामान लगेगा, जो कुछ भी लगेगा, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, प्लग हो गया, जो कुछ भी तुमको लेना है तुम उसी दुकान से लेना करके, है ना। अब उसका जो बॉस रहा होगा उनने उस दुकान से सेटिंग कर लिया होगा और पैसा खा गया होगा, और उसने उसके नीचे वाले अधिकारी राजेश को बोला कि भाई कि तुम उसी दुकान से खरीदना करके, ठीक है ना, ताकि उसकी कमीशन बन जाए। राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं। अब राजेश बोलते हैं कि ये सामान हमको खरीदना है, तुम उसी दुकान से जा कर के खरीदना, ठीक है ना। उनके नीचे वाले कर्मचारी को वो बोलते हैं। उसी दिन एक संबंधित सहायक उसी विक्रेता से सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए 35 लाख रुपए का अनुमान पत्र लाता है। पर राजेश के पास जैसे ही उसने उस दुकान का बिल लेकर के आया तो उनने बोला कि अपन इस दुकान से ही खरीदेंगे तो 35 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है ना। यह देखा गया कि उस संगठन में लागू GFR मतलब सामान्य वित्तीय नियम के अनुसार कार्यालय मद के लिए 30 लाख से ऊपर से अधिक व्यय के लिए अगले उच्च प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है। अब भाई मानचल सामान रहा होगा वो 25 लाख का, ठीक है। अब दुकानदार ने बिल कितना दिया, उसको दिया 30 लाख रुपए का, है ना। 35 लाख रुपए का उन्होंने बिल दिया, 10 लाख रुपए मतलब कि घपलाबाजी का वहाँ सिस्टम था, है ना। अब राजेश अगर दूसरी दुकान से खरीदेगा तो उसका बॉस नाराज़ हो जाएगा और उसकी वो CR बिगाड़ सकता है, ACR। और अगर उसे 35 लाख रुपए का अगर सामान खरीदना है तो 30 लाख से ज़्यादा का सामान खरीदने के लिए उसको अपने ऊपर के जो बॉस है उससे उसको अनुमति मांगना पड़ेगा। फिर उसका जो ऊपर का जो बॉस होगा वो टेंडर निकालेगा, और टेंडर निकालने के बाद बहुत सारे दुकान वाले आएंगे और कोई बोलेगा कि भाई हम 25 लाख में सामान देंगे, कोई बोलेगा 20 लाख में देंगे, तो भाई 35 लाख का सामान सस्ता हो जाएगा। लेकिन टेंडर निकालने में क्या होगा कि भाई दूसरी दुकान से माल खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। राजेश को पता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी ये उम्मीद करेंगे कि ये सारी खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे उनकी ओर से हो रहे इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे। अब भाई कोई भी अधिकारी सोचेगा कि यार 35 लाख रुपए के लिए मैं टेंडर क्यों निकालूं, या राजेश को ही मतलब किसी दूसरी दुकान से ख़रीद लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए अब वहाँ पर राजेश फंस गया, ठीक है। राजेश, है ना, कार्यालय के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च अधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की प्रथा का प्रचलन है। अगर राजेश एक प्रकार से बच सकता है, जो 35 लाख रुपए का माल है, राजेश क्या कर सकता है, 7 लाख के 6 बिल बना सकता है। 7 लाख का एक बिल, 7 लाख का दूसरा बिल, 7 लाख का तीसरा बिल, 7 लाख का चौथा बिल, तो 35 बिल, तो 7 लाख के छोटे छोटे बिल बनाएगा। तो भाई अगर इकट्ठा 35 लाख का बिल बनवाएगा वो, तो उसमें उसको बड़े अधिकारी पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 7 लाख के छोटे छोटे बिल बना लेगा तो उसको फिर बड़े अधिकारी पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 30 लाख से कम का माल है। लेकिन इतने सारे अगर वो छोटे छोटे बिल बनाएगा तो ये नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है, ठीक है, नियम के खिलाफ है। तो बाद में अगर जांच वगैरह हुई तो राजेश को बताना पड़ेगा कि भाई तुमने 7 लाख के इतने महंगे महंगे बिल बनाए और तुमने क्या खरीदे। और अगर राजेश वो सिद्ध नहीं कर पाया तो एक प्रकार से वो सस्पेंड भी हो सकता है। और अगर उसने उसके अधिकारी की बात नहीं माना, अगर उसने किसी दूसरी दुकान से उसने माल ख़रीदा, तो उसका जो बॉस है, उसका बॉस ये बोल सकता है कि भाई तूने मेरी बात नहीं माना, तो वो उसकी CR बिगाड़ सकता है, वो उसकी ACR खराब कर सकता है। यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखा परीक्षा के प्रति
संज्ञान में आ सकती है। अगर वो छोटे छोटे बिल बनाएगा 7-7 लाख के, तो भाई कल को उसके ऊपर कमेटी बैठ सकती है कि तुमने 7-7 लाख के 5 बिल बनाए हो, तुमने पैसे का क्या करे हो, कहाँ घपलाबाजी करे हो। जबकि पैसा कौन कमा रहा है? जो राजेश का बॉस है उसने सेटिंग कर लिया, किससे? दुकानदार से सेटिंग कर लिया है राजेश के बॉस ने, है ना। और राजेश के बॉस ने राजेश को बोला कि तुम इस दुकान से माल खरीदो, और ये दुकान वाला बहुत महंगा माल दे रहा है क्योंकि दुकान वाला उसके अधिकारी को कमीशन दे रहा है। अगर राजेश अगर इसी दुकान से माल खरीदेगा तो भाई उसको वो सस्पेंड हो सकता है, और अगर वो अपने बड़े अधिकारी की बात नहीं मानेगा तो उसकी वो सीआर ख़राब कर सकता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर मसला है। अब राजेश परेशान है, वह इस मामले में कोई निर्णय लेने की में अनिश्चित है। अब उपरोक्त स्थिति में राजेश के पास क्या विकल्प उपलब्ध है? अब राजेश क्या कर सकता है, उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस है? पहला ऑप्शंस तो ये है कि भाई वो दुकान से माल खरीद ले, तो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में विस्तार से, पहले प्रश्न समझ लेते हैं। दूसरा, इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या है? नैतिकता का यहाँ पर क्या मुद्दा है? क्योंकि केस स्टडी यहाँ पर हम डेप्थ में जाकर समझ रहे हैं कि नैतिकता का मुद्दा क्या है। राजेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों? राजेश को सबसे अच्छा कौन सा विकल्प रहेगा? 250 शब्दों में इसको लिखना है। अब दोस्तों इसको हम बारीकी से इसका बेस्ट उत्तर यहाँ पर हम एनालिसिस करके यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए आप, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका हम उत्तर समझेंगे बारीकी से। यह केस स्टडी बहुत ही दिलचस्प है और यूपीएससी के नीति शास्त्र पेपर की जान है। इसमें एक अधिकारी के सामने करियर की प्रगति मतलब क्योंकि उसकी एसीआर की जो रिपोर्ट है उसके बॉस के हाथ में है बनाम ईमानदारी, लेकिन उसका बॉस जो है उसको बेईमानी करने के लिए बोल रहा है। तो प्रमोशन वर्सेस ईमानदारी के बीच का यहाँ पर द्वंद्व दिखाया गया है। चलिए इस केस को बारीकी समझते, फिर इसका विश्लेषण करेंगे और अंत में एक बेहतरीन उत्तर यहाँ पर हम तैयार करेंगे। अब केस की बारीकी यहाँ पर आप समझ सकते हो। सबसे पहले समझ सकते हो पात्र यहाँ पर कौन है? राजेश, जो ग्रुप ए लेवल का अधिकारी है और 9 साल की सेवक कंप्लीट कर चुका है। अब उसका प्रमोशन होने वाला है जिसके लिए उसे अपने बॉस से अच्छी एसीआर बनाना है, ठीक है। अब समस्या यहाँ पर क्या आ रही? देखो, बॉस ने राजेश को एक विशेष विक्रेता से कंप्यूटर स्टेशनरी खरीदने को कहा कि तुम इसी दुकान से माल खरीदोगे, और राजेश को डर अगर उसने उसके बॉस की बात नहीं माना तो उसका बॉस उसकी प्रमोशन वाली रिपोर्ट बिगाड़ देगा। अब उल्लंघन, नियम के अनुसार 30 लाख से ऊपर के खर्च, अब दुकान वाले ने 35 लाख का माल बोला है, 30 लाख से ऊपर के खर्च के लिए अधिकारी की मंजूरी चाहिए, लेकिन वहाँ बिल विभाजन का चलन है ताकि मंजूरी ना लेने पड़े। यह वित्तीय नियमों के विरुद्ध है। उसको बिल विभाजन करना पड़ेगा। अगर वो अधिकारी की बात मानता, अगर 35 लाख का माल खरीदता है तो उसको बिल विभाजन करना पड़ेगा, 7-7, 8-8 लाख के बिल बनाना पड़ेगा, और उसमें वो आगे चल के फंस सकता है, ठीक है ना। अब राजेश का मन का जो डर है वो देखो, राजेश का डर यहाँ पर क्या समझो, अगर बॉस की बात नहीं मानता और कोई दूसरे दुकान से सही रेट पर माल खरीद लेता है तो उसका जो बॉस है वो उसकी एसीआर ख़राब कर सकता है और प्रमोशन रुक सकता है। और अगर वो मान लेता है उसकी बात और उसी दुकान से माल खरीदता है तो ये नियमों का उल्लंघन है और बाद में ऑडिट में वो पकड़ा जा सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है। अब एनालिसिस, अब उत्तर, राजेश के सामने कौन कौन सी चुनौती है? तो राजेश के सामने 3 चुनौती। पहला व्यक्तिगत हित, उसका पदोन्नति, प्रमोशन और करियर की चुनौती है भाई। दूसरा व्यावसायिक नैतिकता, नियमों का पालन करना है और सार्वजनिक धन की सुरक्षा भी करना है। सरकार जो पैसा दे रही है भाई इसमें घपलाबाजी ना हो सके। तीसरा संगठनात्मक संस्कृति, विभाग में चल रही गलत बिल विभाजन की प्रथा को चुनौती देना कि भाई गलत तरीके से जो बिल विभाजन हो रहा है और पैसों की जो घपलाई हो रही है वो सिस्टम बंद होना चाहिए। अब समझो यहाँ पर, अब यूपीएससी के हिसाब से अपन 250 शब्दों का यहाँ पर हम उत्तर यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो राजेश के पास क्या विकल्प उपलब्ध है? तो पहला विकल्प ऑप्शन राजेश के पास ये है कि बॉस के आदेश का पालन करना, बिल को बढ़िया विभाजित कर दे, 35 लाख को 7-7 के टुकड़ों में बना दे और उसी विक्रेता से सामान, उसी दुकान से सामान खरीदे। इसका परिणाम क्या होगा कि भैया बॉस खुश हो जाएगा, प्रमोशन पक्का है उसका, लेकिन ऑडिट में पकड़े जाने पर सस्पेंशन हो सकता है या कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सकती है। पैसा खाएगा उसका बॉस और बत्ती पड़ेगी राजेश के ऊपर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आदेश मानने से मना करना।
स्पष्ट रूप से मना कर देना कि भाई मैं घपलेबाजी नहीं करूँगा और नियमों के खिलाफ मैं नहीं जाने वाला। इसका परिणाम क्या होगा कि भैया उसका ज़मीर साफ रहेगा, लेकिन उसके बॉस से उसके रिश्ते बिगड़ जाएंगे और ACR पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, तीसरे सिस्टम में मध्य मार्ग अपनाना, बीच का रास्ता। बॉस को नियमों की याद दिलाना, बॉस को बताना कि बॉस नियम ये ऐसा ऐसा कहते हैं, और बोलना कि पूरी प्रक्रिया को लिखित रूप से और नियमानुसार मैं करूँगा और सिस्टम से मैं चल करके काम करूँगा। ये तीसरा मध्य मार्ग है ना। अब दूसरा प्रश्न था कि इस मामले में नैतिक मुद्दे कौन कौन से, तो देखो, तो पहला नैतिक मुद्दा है अखंडता बनाम व्यक्तिगत लाभ। अखंडता बनाम व्यक्तिगत लाभ। राजेश को अपने करियर के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा? क्या राजेश अपने करियर के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करेगा? क्या वो मतलब कि उसी से दूसरा, सामाजिक धन का दुरुपयोग, एक विशेष विक्रेता को फ़ायदा पहुंचाना। वो 35 लाख का माल दे रहा है भाई, तो उसमें उसके बॉस ने कमीशन ले लिया होगा और विक्रेता को भी फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और नियमों को ताक पर रखना भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, मतलब कि कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार है ना। तीसरा चुनौती है साहस का। क्या राजेश अपने वरिष्ठ अधिकारियों के गलत आदेश को मना करने का साहस है राजेश के अंदर? क्या राजेश अपने वरिष्ठ अधिकारी को मना कर सकता है? और अगला है पदानुक्रम का दबाव। वरिष्ठ के प्रति वफादारी बनाम नियमों के प्रति वफादारी। अब राजेश क्या करेगा? राजेश क्या वरिष्ठ के प्रति वफादार बनेगा या फिर अपने नियम कानून के प्रति वफादार बनेगा? ये इसका नैतिक मुद्दा है। अब सबसे अच्छा विकल्प यहाँ पर क्या समझेंगे, तो सबसे उपयुक्त विकल्प है तीसरे नंबर का, है ना। हर इंसान का आंसर इसमें अलग होता है। तीसरे नंबर का सबसे उपयुक्त विकल्प तीसरा मध्य मार्ग होगा। राजेश को निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। अब देखिए राजेश को क्या कदम उठाना चाहिए। पहला, बॉस से संवाद। राजेश को अपने बॉस से विनम्रतापूर्वक बताना चाहिए कि 35 लाख का ऑर्डर बिल विभाजन करके देना GRF नियमों का उल्लंघन है और ये भविष्य में ऑडिट में उसके बॉस और राजेश दोनों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। सर, प्यार से समझाना। नियमों का पालन। वह फाइल को उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए भेज दे कि भाई 35 लाख का बिल ये दुकानदार दे रहा है। वह तर्क दे सकता है कि सर पारदर्शिता के लिए हमें उचित टेंडर प्रक्रिया अपनानी चाहिए। टेंडर निकलेगा और जो कम में माल देगा हम उससे खरीदेंगे। तीसरा सुरक्षा। यदि बॉस फिर भी दबाव डाले कि तू उसी से खरीद, तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगा, तो राजेश को फाइल पर अपनी नोटिंग देनी चाहिए कि नियम क्या कहते हैं और साफ साफ बोल देना चाहिए कि भाई नियम ऐसा ऐसा कहता है, मैं कैसे खरीद लूँ। अब इसका कारण क्या है? देखो, एक सिविल सेवक की प्राथमिक वफादारी जो होती है वो संविधान और नियमों के प्रति होती है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति नहीं। पदोन्नति अस्थायी है। पदोन्नति जो है, प्रमोशन, वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन आपकी छवि और कानूनी रिकॉर्ड स्थायी है। समझ रहे हो ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरीके से दोस्तों हम सारे के सारे प्रश्नों को हम समझेंगे।